नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपके आर के अकेडमी 24 चैनल में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, यह जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की से संबंधित हमने 30 प्रश्न लिए हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और मैं समझता हूं कि आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ये प्रश्न हमारे यूपी टेट सी टेट में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो बाल विकास के जो प्रश्न होते हैं वो सीटेट हो या यूपी टेट हो, रूल्स और जो सिद्धांत हैं वो सारे एक ही होते हैं, क्योंकि टीचर या तो सेंट्रल लेवल का हो या तो स्टेट लेवल का हो, सबके लिए रूल वही फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये है आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है कि विकास के समीप दुराभिमुख यानी प्रोक्सीमोडी स्टाल। ठीक है, क्या है? प्रोक्सीमोडी स्टाल यानी सिद्धांत के अनुसार विकास किस प्रकार होता है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा है ए क्या कहता है कि सिर से पैर की ओर समीप दुराभिमुख अर्थात प्रोक्सीमोडी स्टाइल का मतलब होता है कुछ जो सिद्धांत है के अनुसार। पहला है ए हो गया सिर से पैर की ओर, और बी है केंद्र से शरीर के बाहरी अंगों की ओर, सी है सामान्य से विशिष्ट की ओर, और डी है आपका पैर से सिर की ओर। तो हमारा जो प्रोक्सीमोडी स्टाइल जो होता है यानी दुराभिमुख जो होता है वो क्या होता है? केंद्र से शरीर के बाहरी अंगों की ओर होता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है। क्या कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार जब एक बच्चा समझने लगता है कि वस्तुओं का आकार बदलने पर भी उनकी मात्रा समान रहती है तो वो किस अवस्था में होता है। ठीक है, तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा है संवेदी गामक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो हमारा जो राइट आंसर है, जब ये क्रियाकलाप जो बच्चे में होते हैं वो किस अवस्था का ये गुण होता है, किस अवस्था में होता है, तो वो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आप प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आपको इसको गहनता से देखना पड़ेगा वीडियो को, और आप एक पेपर देख के आइए तब बताइए कि हमने क्लास में जो देखा तो वो आया है या नहीं। ठीक है, और ये आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं या तो जो प्रश्न पूछे जाने हैं वही प्रश्न आपके लिए कठिन से कठिन प्रश्न आपके सामने लेके आया जाता है, और बाहरी कुछ नहीं होता, आपके थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है प्रश्न। ठीक है, और थ्योरी से ही सारे प्रश्न उठाए जाते हैं, जो कि आपके कोई बाहरी भले उसके प्रश्न पूछने का तरीका अलग हो जाए, उसी तरह से प्रश्न को भी घुमा फिरा के हम पूछने वाले ऐसे प्रश्न लाते हैं जो कि आपको ऐसे ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात कहेंगे कि जो बच्चे, जो हमारे मित्र दोस्त जो चैनल पे पहली बार हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न कहता है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करने के लिए
खुद से बातचीत करते हैं उसे क्या कहा जाता है? वो खुद से बातचीत करते हैं बच्चे, तो उसे क्या कहेंगे? आत्म केंद्रित कहेंगे। ए, आत्म केंद्रित वाक्य यानी बी है निजीवाद यानी आंतरिक भाषण होता है। सी सामाजिक वाक और डी है आपका भ्रामक वाक। क्या होता है? भ्रामक वाक। स्पीच वाक का मतलब होता है स्पीच यानी बोली भाषा। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जब खेलते कूदते निर्देशित करते हैं, अपने आप में बातचीत करते हैं, वो भ्रामक वाक होता है। ठीक है, क्या होता है? भ्रामक वाक होता है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर हमारा है प्रश्न नंबर चौथा है। चौथा प्रश्न कहता है कि कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार किस स्तर पर नैतिक निर्णय पूरी तरह से सामाजिक नियमों और कानूनों को बनाए रखने पर आधारित होते हैं? पहला ऑप्शन हमारा है, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि पूर्व पारंपरिक स्तर, बी है पारंपरिक स्तर यानी कानून और व्यवस्था अभिन्यास, और सी है आपका उत्तर पारंपरिक स्तर, और डी है आपका सार्वभौमिक। क्या है? डी है आपका सार्वभौमिक। तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बी पारंपरिक स्तर यानी कानून और व्यवस्था अभिन्यास। हमारा राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा अगला है, प्रश्न नंबर हमारा है पांचवा प्रश्न क्या कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो दूसरों के इरादों, भावनाओं और व्यवहारों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। क्या है? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो दूसरों के इरादों और भावनाओं व्यवहारों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है, उसे हम कौन सी बुद्धि अधिक है, उसमें कौन सी बुद्धि सबसे अधिक है? पहला हमारा ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, और बी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर अलग है, वैयक्तिक बुद्धि अलग है। ठीक है, सी है भाषाई बुद्धि। ये आपके अभी जो पिछला एग्जाम हुआ था सीटेट का, उस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछा गया था और इस बात भी इसको रिपीट किया जा सकता है, बस बोलने का या पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ये प्रश्न दोबारा रिपीट किया जा सकता है। ठीक है, तो सी है सी है भाषाई बुद्धि और तार्किक गणितीय बुद्धि। क्या है? तार्किक और गणितीय बुद्धि। तो हमारा जो राइट आंसर होगा पांचवे का क्या होगा? तो हमारा जो पांचवे का जो ऑप्शन है किसके साथ जा रहे हैं आप सभी कमेंट करके बताएं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो दूसरों की सारे भावनाओं और व्यवहारों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेता है या समझ सकता है, उसमें कौन सी बुद्धि होती है? उसमें होती है अंतर्वैयक्तिक। क्या है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। राइट आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। क्या होगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा छठा है। छठे प्रश्न में क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है क्या है? कहता है कि NEP। क्या है? NEP नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। ठीक है, के अनुसार अधिगम यानी लर्निंग कैसा होना चाहिए? जो अधिगम है, जो सीखना है, वो कैसे सिखाया जा सकता है? पहला ऑप्शन हमारा है
पहला ऑप्शन हमारा कहता है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, मतलब कि बच्चों को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित रखना चाहिए। बी है हमारा प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक, ठीक है, यानी जिसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। सी है आपका रटने पर आधारित, और डी है केवल परीक्षा उन्मुख। तो हमारा जो राइट आंसर होगा किसके साथ होगा, बच्चे में प्रयोगात्मक होना चाहिए, प्रयोग के माध्यम से सिखाना, फिर अनुभवात्मक मतलब अनुभव शेयर करना। तो ये क्या होता है, ये हमारा राइट आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है। प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक हमारा राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 7वां है। 7वां प्रश्न कहता है कि प्रगतिशील कक्षा की निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य विशेषता है। प्रगतिशील कक्षा के विषय में पूछा है, ये ध्यान दीजिएगा, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और मैं समझता हूं कि जब एग्जाम देंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिरकार जो प्रश्न हमने पढ़ा था आरके एकेडमी में, उसमें हमने क्या पढ़ा था और हमारे एग्जाम में क्या पूछा गया है। मैं गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन आपको मैं कहता हूं अगर अच्छे से अगर आप समझ लेंगे तो ज़रूर आप इसमें लगभग 30 में से 25-22 प्रश्न नंबर आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन हमारा है शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। बी है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से लचीली होनी चाहिए, लचीली। बी है, सी है, सॉरी, सी क्या कहता है कि केवल पुरस्कार और दंड का उपयोग किया जाता है। डी है अंक लाने पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है। ये बिल्कुल नहीं, केवल पुरस्कार और दंड का उपयोग भी करना बिल्कुल व्यर्थ है। अंक लाने पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता, बच्चों पर अधिक जोर दिया जाता, बिल्कुल गलत है। शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से, अब बताइए यहाँ पे ये पॉजिटिव निगेटिव ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है। रूप से ज्ञान प्राप्त करते, निष्क्रिय कौन रह के कौन ज्ञान प्राप्त करेगा, कैसे वो ग्रहण कर सकता है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर हमारा बी ही सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा है 8वां, एक समावेशी कक्षा में सहानुभूति के स्थान पर क्या है, एक समावेशी कक्षा में सहानुभूति सिंपैथी के अनुसार सहानुभूति दया भाव रखना के स्थान पर किस भावना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि बच्चों को समान अवसर मिले। अब बताइए, मतलब कि बच्चे में सहानुभूति ना देकर उसमें ऐसा कौन सा भाव लगा होना चाहिए जो बच्चों को उससे अलग ना करे और उसमें उसको और अवसर मिल सके, बच्चे में हेजिटेशन ना हो, यानी डर ना हो। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा है, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि दया भाव। देखिए बच्चों के प्रति दया भाव तो आंतरिक होना चाहिए, लेकिन बच्चों के प्रति इतना दया भाव भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चे में दया भाव दिखाएंगे तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, ठीक है। और बच्चा अपने आप पर वो अपने मनमानी करने लगते हैं। बहुत से रिजल्ट देख गए हैं, बच्चों को मारना भी नहीं, पीटना भी नहीं, बच्चों को समझाना भी है और दया भाव भी नहीं दिखानी है कि बच्चा बिगड़ जाए, क्योंकि अक्सर ये देखे होंगे कि फैमिली में बच्चे दया भाव दिखाने से ही बच्चे बिगड़ते हैं, ऐसे स्कूल में भी होता है। बी है समता, यानी इक्वालिटी ऑफ संवेदनशीलता। सी है अलगाव, ठीक है, सिग्रेट्यूड। डी आपका है उपेक्षा, उपेक्षा करना, है ना। इसमें हमारा राइट आंसर क्या है, 8वें का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, समता, यानी समानता, सब में समान अवसर प्रदान करना, सहान, है ना, समता होनी, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, सब में संवेदनशीलता होनी चाहिए, सबके प्रति, एक बच्चे में विशेष नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भाव होना चाहिए। अगला प्रश्न, अच्छा
प्रश्न नंबर हमारा है 9। 9वें प्रश्न में क्या कहता है कि कैलकुलेटर का उपयोग करने में कठिनाई और गणितीय अवधारणा को ना समझ पाना किस प्रकार की अधिगम अक्षमता का लक्षण होता है, यानी लक्षण है। देखिए, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, हमारे पास 4 विकल्प हैं। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है डिसग्राफिया। ये डिसग्राफिया क्या होता है? ये आता है बच्चे में लेखन संबंधित अक्षमता होना। क्या है? लेखन संबंधी। बी आपका है डिसकैलकुलिया, ये होता है कैलकुलिया, कैलकुलेट करना। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? सी है डिस्प्रेक्सिया और डी है आपका डिसलेक्सिया, पठन संबंधित। ठीक है, अब हमारा जो राइट आंसर है डिसकैलकुलिया के साथ चला जाएगा, क्योंकि कैलकुलेट यानी गणित किससे किया जाता है? कैलकुलेटर से किया जाता है। कैलकुलेट करने में गणितीय कठिनाई को झेलते हुए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर हमारा है 10। 10 में क्या कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में, ध्यान देना, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में सक्रिय सहभागिता का क्या अर्थ है? प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में सक्रिय सहभागिता का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन हमारा है शिक्षक के पीछे पीछे प्रश्नों के उत्तर दोहराना। बी है पूछताछ, जांच पड़ताल और वाद विवाद में भाग लेना। सी है बिना कोई सवाल किए कक्षा के नियमों का पालन करना। डी है ब्लैक बोर्ड से चुपचाप नोट्स कॉपी करना। अब बताइए आप किसके साथ जाएंगे? किस आंसर को आप सही मानेंगे? कमेंट के माध्यम से बताइए अगर आपका दिमाग काम कर रहा है, क्योंकि आपका एग्जाम पास में है। ठीक है, जुलाई में एग्जाम होने वाला है, तो आपको ध्यान देना है कि आप किस प्रश्न को आप चूज कर रहे हैं और आप कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है, तो जो प्रश्न नंबर हमारा 10 है क्या होगा? प्रश्न 10 का हमारा क्या होगा? पूछताछ। क्या हो जाएगा? पूछताछ, जांच पड़ताल करना, वाद विवाद में भाग लेना, ये जरूरी भी है। प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 11वां। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक द्वितीयक यानी सेकेंडरी कारक है, लेकिन वो परिवार के बाद बच्चों पर सबसे गहरा प्रभाव डालता है? पहला ऑप्शन हमारा है ए मीडिया और सहपाठी। बी है अनुवांशिक संरचना और सी है आपका पड़ोस के धार्मिक स्थल और डी है आपका माता पिता का कार्य स्थल। बताइए, सेकेंडरी कारक पूछ रहा है, द्वितीय कारक जिसे कहा जाता है, तो क्या होगा? तो हमारा जो राइट आंसर है क्या होगा? 11वें का मतलब कि जो होता है क्या? मीडिया मतलब एक माध्यम, समाज को ले लो, या उसके जो सहपाठी होते हैं जिसे हम क्लास फेलो कहते हैं, जिसे साथ पढ़ने वाले सहपाठी होते हैं, वो क्या होते हैं? सेकेंडरी। बच्चा अपने दोस्तों के साथ सीखता है और मीडिया के माध्यम से किसी को माध्यम से वो सीखता है ना? मतलब मीडिया का मतलब है किसी का माध्यम। सहपाठी हो गए, उसके माँ बाप भी हो सकते हैं, उसके पड़ोसी भी हो सकते हैं, उसके पड़ोसी बच्चे हो सकते हैं। तो वो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 12।
प्रश्न नंबर 12 में क्या कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सकल प्रतिवर्ती चिंतन बच्चा किस अवस्था में सीखता है ना। पहला ऑप्शन हमारा है संवेदी गामक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और सी है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था सकल प्रतिवर्ती चिंतन बच्चा किस अवस्था में सीखता है, इसको पूछा है। किसके, संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 13 प्रश्न क्या कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ बच्चों के डॉट को प्रमुखता देना क्या है। बच्चों के क्या है, जो शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है वो क्या होता है। पहला हमारा ऑप्शन है अनुभवों, आवाजों और सक्रिय भागीदारी, बी है नैतिक अंकों और ग्रेड, सी है केवल स्कूल में दिए जाने वाले ज्ञान और डी है शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा बाल केंद्रित शिक्षा, यानी शिक्षा शास्त्र का अर्थ बच्चों के डॉट को प्रमुखता देता है, या क्या होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा अनुभव, क्या है, अनुभवों, आवाजों और सक्रिय भागीदारी, ये क्या है, को प्रमुखता देता है। क्या है, अनुभवों, आवाजों और सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा है 14 प्रश्न क्या कहता है कि बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को किस प्रकार कार्य देने चाहिए। बच्चों में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को किस प्रकार के कार्य देने चाहिए। पहला ऑप्शन हमारा है, पहला ऑप्शन है एक ही सही उत्तर वाले बंद अंत वाले प्रश्न, बी है खुले अंत वाले प्रश्न जो विविध सोच को बढ़ावा दे, सी है केवल पाठ्य पुस्तक से रटने वाले कार्य और डी है बार बार दोहराए जाने वाले ड्रिल कार्य। तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि खुले अंत वाले प्रश्न जो विविध सोच को बढ़ावा देते हों, अनेकों प्रकार की जो सोच होती है उनमें और डेवलप करे यानी बढ़ावा दे, यही हमारा राइट आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। सभी साथियों से निवेदन है कि सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए ये क्लास प्रश्न खोजना, प्रश्न लेके आना बहुत ही एक संघर्षशील टफ होता है। इसके लिए आप लोगों के लिए मेहनत करना और आप लोगों का भी कर्तव्य होता है कि ज़रूर शेयर करने से आपका कुछ नहीं, आपसे कुछ और नहीं मांगा जाता। आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे अगली वीडियो आप तक जरूर हमारी पहुंचती रहे। ठीक है, जो भी वीडियो डाली जाए आप तक जरूर नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, तो प्रश्न हमारा है, प्रश्न 15 कहता है कि संरचनावादी, क्या है, संरचनावादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार, क्या है, के अनुसार ज्ञान का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है।
परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा? राइट आंसर हमारा पहला देख लेते हैं, शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को निष्क्रिय रूप से देकर। बी है, शिक्षार्थी द्वारा अपने पूर्व ज्ञान और सक्रिय खोजबीन के माध्यम से। सी है, केवल पाठ्य पुस्तकों को बार बार पढ़ने से। और डी है आपका बाहरी पुरस्कारों के लालच में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये बी सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थी द्वारा अपने पूर्व ज्ञान को यानी पहले वाला जो ज्ञान है और सक्रिय खोजबीन यानी खोजी बनना, अन्वेषण करना, जिसे जीन पियाजे ने एक नन्हा वैज्ञानिक कहा, क्योंकि बच्चा एक खोजी होता, अन्वेषण करता होता, वो खोजता है, नई नई चीजें सीखता है, इसलिए क्या है, माध्यम है। इसलिए राइट आंसर हमारा संरचना का राइट आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा है 16 प्रश्न में क्या कहता है कि शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन। क्या है? शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? यानी क्रिटिकल थिंकिंग जिसे कहते हैं, आलोचनात्मक मतलब थोड़ी जो आलोचनाएं चिंतन होती है उसको। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा है क्या है? पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? उन्हें केवल तथ्यों को याद रखने के लिए कहना। बी है, विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करने और समाधान खोजने के अवसर देना। बिल्कुल राइट। सी है, समय सीमा के अंदर परीक्षा लेने पर जोर देना। डी है, शिक्षक के विचारों को बिना सोचे समझे स्वीकार करना। देखिए, पहला ऑप्शन क्या कहता है? उन्हें केवल तथ्यों को याद करने के लिए कहना, गलत है। विभिन्न दृष्टिकोण पर यानी किसी भी दृष्टिकोण के आधार पर विचार करने और समाधान निकालने के लिए उनको क्या करना? खोजने का अवसर देना। अवसर मतलब ये पॉजिटिव है। ये आपको प्रश्न अगर ऐसा आता, अवसर देना बच्चे को, समय देना बच्चे को, है ना, ये कहा जाता है। अगर इस टाइप के अगर प्रश्न आंसर आते हैं तो आप ये पॉजिटिव में आएंगे। पॉजिटिव अगर प्रश्न है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब जैसे इसमें पूछा, सी में कहता है कि समय सीमा के अंदर परीक्षा लेने पर जोर देना, ये बिल्कुल गलत है। शिक्षक के विचारों को बिना सोचे समझे स्वीकार करना, बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम एक स्टूडेंट है, अगर टीचर अगर कुछ कहता हो तो एक बार हमें विचार विमर्श जरूर करना चाहिए। कहीं कहीं होता है कि टीचर वैसे गलती तो नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ पर टीचर के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। लेकिन एक बार बनता है कि टीचर क्या कह रहा है, कहीं कहीं टीचर कुछ गलत सिखा रहा है या गलत तरीके से सिखा रहा, तो वहाँ पर जरूर उसको अस्वीकार करना चाहिए। ठीक है, लेकिन पहले ऐसी कोई गलती शिक्षकों के द्वारा होती नहीं। क्योंकि और ये एक बात और भी कहा जाता है कि आज के डेट में बहुत ऐसे क्राइम भी देखे जा रहे हैं कि शिक्षकों के द्वारा कई तरह के क्राइम को अंजाम भी दिया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 17 क्या कहता है ये देखना है। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? बताइए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ क्या है? एनसीएफ के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या हो? बताइए। पहला ऑप्शन हमारा है सत्तावादी होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बी है सुगम करता है, सुगम माने सरल बनाने वाला, सरल चीजें बताने वाला, कठिन कार्य को सरल बनाना या आसान बनाना और सुविधादाता।
ठीक है। सी है तानाशाह नहीं, टीचर तानाशाह नहीं होना चाहिए। डी है केवल उपदेशक हो नहीं, उपदेशक भी नहीं चाहिए कि वो लेक्चर देता रहे बच्चे के समझ में न आए, तो वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे टीचर की भूमिका बिल्कुल नहीं हो सकती। इसे राइट आंसर हमारा सुगम करता, कम बड़े प्रश्न को थोड़े आंसर में पूरा कर देना या कठिन चीज़ों को सरल शब्दों में समझा देना, यही एक टीचर का कर्तव्य होता है, यही मेन भूमिका होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा है आठवां प्रश्न क्या कहता है कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या है? विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन, विकास एक रेखीय और पूरी तरह से पूर्व अनुमानित गति से होता है। बी है, विकास बहुआयामी और लचीला होता है। सी है, विकास केवल आनुवंशिकता द्वारा तय होता है और पर्यावरण से नहीं। डी है, विकास की गति सभी संस्कृतियों के बच्चों में बिल्कुल सामान्य होता है। क्या? समान होता है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा किसके साथ जाओगे बताइए। तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा? विकास बहुआयामी होता है, आयामी होता है यानी लचीला होता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी सही होगा। आप जरूर सोचते हो कि हर एक और प्रश्न का ऑप्शन बी है। ये बी और सी डी ए नहीं मायने रखता है, प्रश्न मायने रखता है, उसका आंसर मायने रखता है। किसी भी उसको स्थिति में रख दो। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है। प्रश्न कहता है कि स्कूल में बच्चों को खेल कूद में आगे रखना लड़कियों को संगीत या कला में भाग लेने के लिए कहना क्या दर्शाता है। बताइए। यहाँ से 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस तरह का प्रश्न जरूर आपको पूछा जाएगा। जेंडर रूढ़वादिता संबंधित ये प्रश्न आता है, या लड़की और लड़का में भेदभाव से संबंधित, स्त्री पुरुष में भेदभाव से संबंधित, यहाँ पे ऐसा प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। इसी का टॉपिक चेंज करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रश्न हमारा है, आंसर क्या है? ए है जेंडर समानता। अब इसे जो प्रश्न हमारा है, प्रश्न में क्या किया गया कि स्कूल में लड़कों को खेलकूद में आगे रखना चाहिए और लड़कियों को संगीत या कला में भाग लेने के लिए कहना चाहिए। अब यहाँ पे दोनों मतभेद हो गया, रूढ़वादिता उत्पन्न होती है। यहाँ रूढ़वादिता है, ये मतलब भिन्नता है, ये बच्चों में और लड़कियों में क्या है? अंतर करना, लड़का लड़की में अंतर करना। ठीक है, अगला है सी है जेंडर तटस्थता और डी है जेंडर सशक्तिकरण। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जेंडर रूढ़वादिता। क्या है? जेंडर रूढ़वादिता सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा है 20। प्रश्न क्या कहता है कि अधिगम के लिए आकलन, ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मुख्य फोकस किस पर होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा है छात्रों को रैंक और ग्रेड देना। बी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की समझ में सुधार करना और फीडबैक देना। सी है वर्ष के अंत में छात्रों के दर्शन की तुलना करना। और डी है छात्रों को पास या फेल श्रेणियों में बांटना। देखिए, मैं आपको एक पॉइंट जरूर एक ट्रिक बताऊंगा। अगर कोई पॉजिटिव ऑप्शन आता है, यानी पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है, और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ऑप्शन लगाने में कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपको सबसे पहले ये खोजना है कि ऑप्शन पॉजिटिव हो लेकिन ऑप्शन थोड़ी बड़ा हो यानी लॉन्ग हो। ये जरूर आपको जब समझ में नहीं आया तो जरूर उस पर टिक करके आइएगा। उसमें 85% ये उम्मीद होती है कि वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और ये ध्यान रहे कि
पॉजिटिव प्रश्न में पॉजिटिव ऑप्शन ही खोजिएगा, ठीक है। जहाँ तक जितना पॉजिटिव से पॉजिटिव ऑप्शन हो सके उसको खोजिएगा, ठीक है, सकारात्मक जिसे ऑप्शन कहते हैं, ठीक है। और अगर आपका प्रश्न निगेटिव पूछा गया है तो निगेटिव केवल शब्द आता है, केवल यही कार्य करेगा, केवल लड़कियों के लिए ऐसा होता है। ये निगेटिव ऑप्शन हो गया तो केवल से संबंधित वहाँ ऑप्शन आपको जरूर नहीं में आएगा तो केवल में आएगा, ये ऑप्शन आपको वहाँ पे खोज लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी बंधु जो पहली बार चैनल पे आए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। तो इस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न हमारा है 21 का। 21 प्रश्न कहता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने से अधिक जानकार व्यक्तियों MKO से किस प्रकार सीखते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन ए केवल उनकी नकल करके, बी है सहयोगात्मक संवाद और अंतः क्रिया द्वारा, सी है पुरस्कार के लालच में और डी है आपका बिना किसी बातचीत के दूर से देखकर। बताइए। 21 का आपका है, चैलेंजफुल प्रश्न है, इसमें ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और आपको ऑप्शन में सही आना चाहिए कि आप किसके साथ जा रहे हैं, कमेंट के माध्यम से बताइए। ABCD जिसके साथ जा रहे हैं। देखिए राइट आंसर हमारा क्या होगा, सहयोगात्मक, सहयोग मिलना, संवाद होना और अंतः क्रिया द्वारा, इसके अंतः क्रिया द्वारा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 22। 22 में क्या कहता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अनुसार बच्चों के आकलन में क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अनुसार बच्चों के आकलन में क्या शामिल होना चाहिए। पहला ऑप्शन हमारा है, पहला ऑप्शन है केवल औपचारिक लिखित परीक्षाएं, बी है विविध प्रकार की रणनीतियां जैसे पोर्टफोलियो अवलोकन और स्व आकलन, बिल्कुल। सी है केवल सत्र के अंत में होने वाले टेस्ट और डी है बच्चों के बीच तुलना करने के लिए साप्ताहिक रैंकिंग। तो हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। विविध प्रकार के यानी अनेकों प्रकार की रणनीतियां अपनाना जैसे पोर्टफोलियो अवलोकन और स्व आकलन होना, ठीक है। राइट आंसर हमारा बी के साथ जा रहा है। प्रश्न नंबर हमारा 23 है। 23 क्या कहता है कि वैयक्तिक भिन्नताओं के कारण एक शिक्षिका को अपने शिक्षण पद्धति में क्या बदलाव करना चाहिए। पहला ऑप्शन हमारा है ए सभी बच्चों के लिए एक जैसा मानकीकृत पाठ्यक्रम अपनाना, बी है बहुसंवेदी और लचीले शिक्षण तरीकों का उपयोग करना, सी है धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को कक्षा से अलग कर देना। बताइए, वैयक्तिक भिन्नता के कारण एक शिक्षिका को अपनी शिक्षण पद्धति में क्या बदलाव करने चाहिए, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो बताइए किसके साथ जा रहे हैं, कमेंट के माध्यम से बताइए। अब लास्ट ऑप्शन नीचे है आपका, ठीक है, यहीं पे आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए नीचे का ऑप्शन भी मैंने आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। केवल उन बच्चों पर ध्यान देना चाहिए जो बहुत तेज होते हैं, बिल्कुल नहीं, जो बहुत तेज होते हैं उन्हीं पर टीचर ध्यान देंगे तो बाकी बच्चे क्या करेंगे, यही तो ऑप्शन गलत है, ठीक है।
तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा? राइट आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। बहुसंवेदी और लचीले शिक्षण तरीकों का उपयोग करना। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 24। 24 में कहता है कि बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के सामाजिक विकास में प्ले की यानी खेल की क्या भूमिका होती है या भूमिका होनी चाहिए? बताइए। बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के समाजीकरण में विकास में खेल की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन हमारा है केवल खेल समय की बर्बादी है। बी है खेल से बच्चों में सहयोग, बातचीत और सामाजिक नियमों की समझ विकसित होती है। बिल्कुल राइट है ये। और देख लेते हैं। सी है खेल केवल शारीरिक थकान पैदा करता है। खेल का सामाजिक विकास से कोई संबंध नहीं है। ये सारे गलत हैं। राइट आंसर आपका बी सही होगा, क्योंकि खेल से बच्चों में सहयोग मिलता, खेल से बातचीत करने का तौर तरीका मालूम होता, सामाजिक नियमों की समझ होती है यानी विकसित होती है। इसलिए राइट आंसर हमारा बी सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है 25 में कहता है कि सूक्ष्म गंत्यात्म कौशल जिसे कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला हमारा है सीढ़ियां चढ़ना। बी है एक मोमबत्ती या पेंसिल पकड़कर बारीक चित्रकारी या लिखना। सी है दोनों पैरों से ऊंची कूद लगाना। और डी आपका है मैदान में तेज दौड़ना। बताइए। 25 का है, बताइए आप किसके साथ जाएंगे? तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर हमारा बी सही होगा। क्या है? बी सही हो जाएगा। एक मोमबत्ती या पेंसिल पकड़कर बारीक चित्रकारी या लिखना। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 26 का। 26 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से एक्सेप्शन से पूछ रहा है। एक्सेप्शन संबंधित प्रश्न हमारे हैं, यानी कथन और अभिकारण से। ठीक है, कथन और कारण से। तो हमारा जो कथन है, ये एक्सेप्शन है, कहता है कि बच्चों के विकास के मार्ग और गति का सटीक अनुमान लगाना पूरी तरह से संभव नहीं है। ठीक है। बी में कहा है आर। कारण क्या है? कारण है कि विकास आनुवंशिक विन्यास और पर्यावरणीय अनुभवों के अनूठे अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इसके कारण हर बच्चे में भिन्नता होती है। बिल्कुल सही है। तो हमारा जो राइट आंसर, देखो ऊपर का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है? निगेटिव ऑप्शन है, और ये पॉजिटिव है। ये एक दूसरे का मेल भी नहीं करते। ठीक है। विकास आनुवंशिक विन्यास और पर्यावरणीय प्रभावों के अनूठे अंतःक्रिया का परिणाम होता है, जिसके कारण हर बच्चे में भिन्नता होती है। भिन्नता नहीं, हाँ भिन्नता तो होती है भाई। बताइए किसके साथ जाएंगे? मेरे हिसाब से ये दोनों ऑप्शन सही हैं एक दूसरे से, लेकिन ये उसकी व्याख्या करता है। आर रीजन्स क्या है उसकी व्याख्या करता है। ठीक है। जैसे पहला हमारा है, देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता।
और सी है ए सही है आर गलत है, डी है ए गलत है आर सही है। राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है क्या? 27 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से इसमें से एक कथन है, क्या है? आप ए कथन क्या कहता है कि कक्षा में शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक कमी या दोष के रूप में देखा जाता है। इसके कमी के रूप में देखा जाता है। क्या? कक्षा में शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को एक कमी या दोष के कारण देखा जाना चाहिए। अगला है, अब यहाँ पे कहा है कि रीजन है एक आदर्श कक्षा है। एक आदर्श कक्षा वो है जहाँ सभी बच्चे बिल्कुल एक ही गति से सीखते हैं और शिक्षक केवल एक ही शिक्षण विधि का उपयोग करता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा है 27 का, 27 क्या कहता है कि जो हमारा ये जो एसर्शन और रीजन है ये दोनों शिक्षा शास्त्र से अलग हैं और ये दोनों गलत सिद्ध होते हैं। इसलिए राइट आंसर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। और डी है ए और आर दोनों गलत हैं। इसी राइट आंसर हमारा डी के साथ जाएगा क्योंकि ये दोनों निगेटिव ऑप्शन हैं और शिक्षण से बहुत दूर हैं। ठीक है, शिक्षण प्रणाली से ये बहुत दूर इनकी जो गतिविधि है जो ये प्रश्न में बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 28 है। 28 में क्या कहता है कि लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति और भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या है? संस्कृति और भाषा बहुत महत्वपूर्ण क्या निभाते हैं? भूमिका निभाते हैं। रीजन बच्चे समाज में बड़ों के साथ सहयोगात्मक क्रियाओं के माध्यम से अपने ज्ञान और समझ का निर्माण करते हैं। बिल्कुल राइट है, ये भी सही है और ऊपर ऑप्शन दोनों सही है, एक दूसरे से मेल खाते हैं, एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। इसलिए राइट आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर हमारा है 29। निम्नलिखित में से यहाँ से पढ़ते हैं। कथन से स्कूल में बच्चों की असफलता का कारण अक्सर ये होता है कि स्कूल उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों और रुचियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। नज़रअंदाज कर देते हैं। रीजन है, रीजन क्या कहता है कि सभी बच्चे जन्मजात के रूप से अक्षम होते हैं और स्कूल चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कुछ बच्चों को कभी सिखाया नहीं जा सकता। ये तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? ए ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है
ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है ए गलत है आर सही है। राइट आंसर हमारा क्या है कि सी के साथ जाएगा, क्योंकि सही ए हमारा सही है, जैसे सही है, और आर यानी रीजन गलत है क्योंकि सभी बच्चे जन्मजात रूप से अक्षम होते हैं और स्कूल चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कुछ बच्चों को कभी सिखाया नहीं जा सकता। ये तो बिल्कुल गलत है, निरर्थक है। बिल्कुल सिखाया जा सकता है। बच्चे को माहौल चाहिए, एनवायरनमेंट ऐसा चाहिए, माहौल में रह के बच्चा कुछ भी सीख सकता है क्योंकि बच्चा एक कोरी कागज के समान होता है। उसको जो सिखाना चाहो सीख जाता है, बस उसके माहौल की जरूरत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रश्न एक कथन के आधार पर पूछा है। क्वेश्चन है अर्थपूर्ण अधिगम। क्या है? अर्थपूर्ण अधिगम, ठीक है, जिसे कहते हैं मीनिंगफुल लर्निंग के लिए बच्चों को केवल, अब देखिए, केवल पाठ्य पुस्तकों की सामग्री को बिना समझे याद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। रीजन देख लेते हैं। रीजन क्या है कि जब बच्चे सक्रिय रूप से प्रयोग और अन्वेषण करते हैं तो उनका संज्ञानात्मक विकास अधिक प्रभावी ढंग से होता है। क्या है? संज्ञानात्मक विकास अधिक प्रभावी ढंग से होता है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है ए गलत है आर लेकिन आर सही है। अब इनमें से राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट के माध्यम से बताना है और ये लास्ट प्रश्न है। ये लास्ट प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो जो भी बंधु, जो भाई बहन हमारे चैनल पे आए थे, वीडियो देखे हैं, लास्ट तक देखे हैं, तो ज़रूर वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।